तो आज तारीख है 10 नवंबर और 10 नवंबर की अगर पहली न्यूज़ की बात करें तो वो आई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से कहा है कि जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, बेसिकली होता क्या है, जितने भी एनजीओस हैं जिनके लिए बाहर विदेशों से कोई भी डोनेशन आ रही है तो वो FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत देखी जाती है। तो उनको देखने का बेसिकली काम किसका होता है? फाइनेंस डिपार्टमेंट का होता है। लेकिन अभी हाल ही में जो होम अफेयर्स मिनिस्ट्री है वो इन सब चीज़ों को देख रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सब क्यों देख रही है, ये काम ही नहीं है इसका, ये कैसे देख सकती है। तो जो हमारे सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, उन्होंने कहा है कि नहीं, इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आ रही थी, फॉरेन जो आता था, जितना भी डोनेशन आता था उसको गलत चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता था, कई बार आतंकवादी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, इसलिए होम अफेयर्स ने बीच में इंटरफेयर किया था। अभी अगर हम एनजीओस की बेसिकली बात कर लें तो इंडिया में तकरीबन हर 600 लोगों पे एक एनजीओ है। मतलब इतने तो पुलिस वाले भी नहीं है, एक 600 लोगों पे एक, लेकिन हर 600 लोगों पे एक एनजीओ है। और तकरीबन इसमें अगर बात करें यूपी में सबसे ज़्यादा है, 5.5 लाख के तकरीबन, और पूरे देश में तकरीबन 33 लाख के तकरीबन एनजीओ हैं। और वहीं अब हम लोग FCRA एक्ट की बात करें तो जो FCRA एक्ट है उसमें 2020 में चेंज भी लाया गया था, जिसमें ये कर दिया था कि जितने भी डोनेशंस आएंगे वो दिल्ली में ही अकाउंट खोलना पड़ेगा SBI में, फिर वहाँ से स्प्लिट हुआ करेंगे। और जितनी भी इंटरनेशनल डोनेशंस आएंगी उनके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी तुम्हें होम अफेयर्स से पहले। लेकिन परमिशन केवल लेने की कहा गया था, ना कि फिर बाद में डोनेशन आ रहा है उसको भी होम अफेयर्स मिनिस्ट्री चेक कर रही है। तो अभी ये अपने दायरे से बाहर जाके काम कर रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगा दी एक तरीके से। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है अभी तमिलनाडु के जो हेड कांस्टेबल के नीचे की जितनी भी पोस्टें होती हैं, कांस्टेबल हुए, हेड कांस्टेबल हुए, इसके नीचे की जितनी भी पुलिस में पोस्टें होती हैं, उन लोगों को तकरीबन एक दिन का 1 डे ऑफ, मतलब एक दिन की छुट्टी अनिवार्य कर दी गई है तमिलनाडु के द्वारा। और हमारे देश में हम जानते हैं तकरीबन 51% पुलिस वाले ऐसे हैं जिनको वीकली ऑफ कभी मिलता ही नहीं है। तो अच्छी बात है, तमिलनाडु में ने ऐसा सोचा है, तमिलनाडु सरकार ने। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है हरी कुमार के बारे में कि हरी कुमार जो है वो हमारे नेवी के नए चीफ बनाए जा रहे हैं। और अभी करमवीर सिंह थे जिनका रिटायरमेंट होने वाला है कुछ ही दिनों में। हम जानते हैं 3 साल या 62 साल के लिए रहते हैं, तो और 2.5 लाख रुपए तकरीबन सैलरी होती है, चाहे नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, किसी की भी चीफ की बात कर लें हम लोग तो। और वहीं हम बात करें कि सबसे पहले जो हमारे नेवी के बने थे, तब इंडियन रॉयल नेवी हुआ करती थी 1947 से 50 के बीच में, तब जॉन टेलबॉट बने थे। फिर हम देखते हैं जब इंडियन नेवी बन गई थी तब उसके चीफ ऑफ नेवल स्टाफ पहली बार चार्ल्स बने थे। और पहले इंडियन की बात की जाए तो 1958 में रामदास कटारे बने थे पहले इंडियन। एक नेक्स्ट न्यूज़ है सुरेंद्र कुमार सिन्हा के बारे में कि बांग्लादेश के CGI हैं बाय द वे, तो उनको तकरीबन अभी जेल हो गई है अगली 3-4 साल की। और वजह कि वो पॉलिटिकल मुद्दों में लिप्त पाए गए, और उन्होंने जो फैसले दिए थे CGI होते हुए, वो फैसले ज़्यादातर पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड थे। इन्हीं के चलते बांग्लादेश में उन्हें 4 साल की सज़ा सुना दी गई, और बहुत बड़ी बात है कि एक CGI को 4 साल की सज़ा हो जाए। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है अभी जो चाइना से, कि चाइना ने पाकिस्तान को अभी हाल ही में एक मोस्ट एडवांस्ड नेवल शिप दे दिया है। मतलब अभी तक पाकिस्तान के पास में इतना बड़ा कोई भी शिप नहीं था, तो एक नेवल शिप दिया है चाइना ने, और उसका नाम है PNS तुगहिल, TUGHRIL। अब इसको कैसे पढ़ेंगे वो मुझे नहीं पता। और बाय द वे 4 फ्रिगेट शिप्स हैं जो पाकिस्तान ले रहा है चाइना से, उनमें से ये एक है जो आया हुआ है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो ये आसिफ अली के बारे में, कि जो पाकिस्तान के जो आसिफ अली हैं और जो आयरलैंड की लॉरा है, उन दोनों को ICC बेस्ट मेल एंड फीमेल अवार्ड ऑफ द मंथ मिला है इस महीने। और ये हर महीने मिलते हैं बेसिकली, अगर एग्जाम 1-2 महीने में आने वाला हो तो इनको याद रखना जरूरी है, वरना नहीं। एक नेक्स्ट न्यूज़ है संजय बांगर के बारे में, कि अभी हम देखते हैं जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर है, RCB IPL में एक टीम है, उसके अभी तक जो हेड कोच थे वो माइक बने हुए थे, अब उनकी जगह संजय बांगर को बना दिया गया है। संजय बांगर बात की जाए तो फॉर्मर इंडियन क्रिकेट टीम में भी रह चुके हैं। एक नेक्स्ट न्यूज़ है प्रेसिडेंट कप चैंपियनशिप को लेकर, जो अभी हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट कप चैंपियनशिप में 10 मीटर जो पिस्टल राइफल एयर पिस्टल, उसमें जो शाही शरनोहात हैं
उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। और बाद में मनु भाकर भी फाइनल में थी, बट वो 6th नंबर पे आई है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो दिल्ली में यमुना के बारे में आई है। अभी क्या है, छठ पूजा वगैरह है, उसके लिए वहाँ पे बहुत सारी पूजाएं वगैरह होंगी यमुना के घाट पे। और यमुना से ऐसी बहुत सारी फोटोएं आई हैं जो वहाँ पे फॉग है, झाग फैला हुआ है। तो वो झाग नहीं है बेसिकली, उस वो पूछ लिया जाता है पेपर में कि यमुना में ऐसा झाग क्यों है, किस वजह से है। कई बार पीसीएस के एग्जाम्स में भी पूछा गया है। तो बेसिकली जो हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फॉस्फेट होता है और दूसरा जो सरफेक्टेंट्स होते हैं, इन दोनों के मिलने की वजह से ये झाग बनता है। बेसिकली कहा जाए तो जो यूपी, हरियाणा और दिल्ली का जो कचरा वगैरह है वो ऐड होता रहता है, वहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगी हैं, उनका भी ऐसा सोप मटेरियल जो अनट्रीटेड रह जाता है, ये सब ओखला के पास में आके दिल्ली में यमुना में झाग बना देते हैं बड़ा बड़ा। तो वही सब है ये। तो दैट्स ऑल, हमें बस ये याद रखना है किस वजह से बनता है, तो फॉस्फेट और सरफेक्टेंट्स की वजह से बनता है। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है सीआईएसएफ और एनडीआरएफ को लेके कि इन दोनों के ही नए चीफ बनाए गए हैं। सीआईएसएफ के बनाए गए हैं शील वर्धन सिंह को, और एनडीआरएफ के बनाए गए हैं अतुल करावल को। और सीआईएसएफ के ही बेसिकली एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, एनडीआरएफ के तो नहीं पूछे जाएंगे। सीआईएसएफ की बात करें तो 1969 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। 10,000 करोड़ इसका तकरीबन बजट है। और हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती है सीआईएसएफ। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है अफ्रीका और इंडिया की जो हम देखते हैं ना, एक बेसिकली पहले पूरे ग्रुप का नाम बता दे रहा हूँ। एक ग्रुप है जिसका नाम है LMDC, लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज। तो ये वो कंट्रीज है जिनका मानना ये है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन लोगों ने कोयले का बहुत ज़्यादा दोहन किया, वो डेवलप्ड हो चुकी हैं, और अब हम लोग डेवलपिंग हैं, तो हमें उन लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहिए हमें, जिससे हम लोग क्लाइमेट चेंज को टैकल कर सकें। तो जो LMDC ग्रुप है, इसमें से ही दो लोग हैं, अफ्रीका और इंडिया। इन दोनों ने मिलके एक कॉन्ट्रैक्ट निकाला, एक तरीके से एक पेश रखी है एक तरीके से ग्लासगो में जो अभी मीटिंग चल रही है उसमें, कि हर साल जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं टोटल, उनको तकरीबन $1.3 ट्रिलियन का हर साल रेवेन्यू देना चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज को। और तभी हम लोग क्लाइमेट फाइनेंस के रूप में जाना चाहिए, तो क्लाइमेट चेंजेस को हम लोग टैकल कर सकेंगे और अपने डेवलपमेंट भी सही तरीके से कर सकेंगे, साथ साथ में क्लाइमेट चेंज को भी टैकल कर सकेंगे। और बाय द वे, जितनी भी डेवलप कंट्रीज है, चाहे चाइना की बात कर लो, चाहे पाकिस्तान की बात कर लो, इंडिया की बात कर लो, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, और भी जितनी भी अफ्रीकन कंट्रीज हैं, चाहे हम लोग साउथ अमेरिकन कंट्रीज कह लें, वो ये सब LMDC ग्रुप में आती हैं। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वह ये क्लाइमेट चेंज परफॉर्मिंग इंडेक्स को लेके, कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मिंग इंडेक्स बाय द वे कल लॉन्च हो गया है। और बेसिकली न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूशन और जो क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क है, उन दोनों ने मिलकर इसको लॉन्च किया है, जिसमें ये बताया गया है कि क्लाइमेट चेंज के लिए, उसको कम करने के लिए सबसे अच्छा काम किसने किया है। तो इसमें स्वीडन और UK हैं जो नंबर 1 पर रहे हैं। और टॉप बाय द वे याद रखना, स्वीडन और UK भी 4 और 5th नंबर पर रहे हैं। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नंबर को खाली ही छोड़ दिया गया, क्योंकि इतना अच्छा काम तो किसी ने नहीं किया कि किसी को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नंबर दिया जाए। और वहीं इंडिया की बात की जाए तो 10वें नंबर पर आया इंडिया, और वैसे वही 3 को हटा दिया जाए तो इंडिया 7वें नंबर पर है बेसिकली। और लास्ट रहा है इसमें US ने कोई काम नहीं किया। एक नेक्स्ट न्यूज़ है छोटी छोटी एक दो, कि एक तो महिंद्रा जो कॉरपोरेशन है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, उनकी एक सब कंपनी है जिसका नाम है महिंद्रा लॉजिस्टिक्स। तो महिंद्रा लॉजिस्टिक्स के द्वारा जो हम देखते हैं मेरू कैब है, उसको पूरी तरीके से एक्वायर कर लिया गया है, खरीद लिया गया है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है लावा कंपनी की तरफ से। लावा हम जानते हैं कि इंडिया की ही मोबाइल ब्रांड है और इंडिया की ही कंपनी है। तो लावा इंडिया की पहली कंपनी बन गई है जिसने इंडिया का पहला 5G मोबाइल फ़ोन निकाला है। निकाले तो बहुत लोगों ने इंडिया में, लेकिन वो कोई भी इंडिया की कंपनी नहीं थी, लावा पहली कंपनी बनी है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है कि जो हमारे देश में 3 बड़ी ऑयल कंपनियां हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और IPCL और BPCL, ये तीनों मिलकर इन लोगों ने तय किया है कि जो चार्जिंग स्टेशंस हैं, तो अगले आने वाले 5 साल में तकरीबन 22,000 चार्जिंग स्टेशन ये लोग जगह जगह पे लगाएंगे। और इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन लग गए तो लोगों को भी बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा कि वो लोग पेट्रोल से इलेक्ट्रिसिटी पर ट्रांसफर हो जाएं, क्योंकि अभी तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। बेसिकली सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है उत्तराखंड के स्टेटहुड डे को लेके, कि उत्तराखंड हम जानते हैं 9 नवंबर को इसका फॉर्मेशन किया गया था। तो 21st स्टेटहुड डे या फाउंडेशन डे उत्तराखंड ने मनाया अभी हाल ही में। और उत्तराखंड जो क्रांति दल है उसने काफ़ी साल स्ट्रगल किया था, जिसके बाद उत्तराखंड को बनाया गया था। तो यही सब है। दैट्स ऑल।
एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है लियोनिड्स मीटियोर शावर को लेके, कि जो हम देखते ना, लियोनिक्स कहा जाता है बेसिकली इसको शॉर्ट नाम में। तो इस साल ये 6 से 30 नवंबर के बीच में होने वाला है। तो बहुत सारे मीटियोर्स हैं जो अर्थ के पास से गुजरेंगे। एक तरीके से जो कॉमेट डेब्रिश होता है ना, मतलब एक तरीके से धूल पार्टिकल मान लो, छोटे छोटे कॉमेट्स होते हैं, वो बहुत सारे हैं जो अर्थ के पास से गुजरेंगे। तो इस समय कई बार तो उनको नेक्ड आई से भी देखा जा सकेगा, तो लोग विश वगैरह भी मांगते हैं ऐसे ही समय पे। तो ये अभी 6 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में होने वाला है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स को लेके। अभी ये इंडेक्स लॉन्च हुआ है, ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स, कि किस देश ने अपने यहाँ जो ड्रग पॉलिसी है कितनी टाइट बना के रखी है, उसको कितनी टाइटली इम्प्लीमेंट करवा रहा है। तो इसमें नंबर 1 पे देखा जाए तो न्यूजीलैंड, सेकंड पे नंबर 1 पे नॉर्वे, सेकंड पे न्यूजीलैंड और थर्ड पे पुर्तगाल रहा है। और वहीं इंडिया की बात की जाए तो इंडिया 30 कंट्रीज में से 18वें नंबर पे आई है, और लास्ट की बात की जाए तो लास्ट पे मैक्सिको आया है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है कि जो फर्स्ट एक्सटिंक्शन की हम लोग बात करते हैं ना, कि पहली बार अर्थ पे एक्सटिंक्शन कब हुआ था, कि जिसमें बहुत सारी स्पीसीज मर गई थी, क्योंकि अर्थ पे एक्सटिंक्शन कई बार हुए हैं। तो अगर फर्स्ट एक्सटिंक्शन की बात की जाए तो इसमें एक नई रिसर्च निकल के आई है कि वो अर्थ की कूलिंग की वजह से नहीं आई थी, वो क्लाइमेट कूलिंग की वजह से हुआ था, कि क्लाइमेट सडनली चेंज होने लगा था और क्लाइमेट ही कूल होने लगा था, जिसने अर्थ को कूल कर दिया था। और उस वजह से सडन चेंज की वजह से अर्थ के मेरेंटाइन की, मतलब जो पानी के अंदर रहने वाले जो जीव हैं, उनकी तकरीबन 85% स्पीसीज खत्म हो गई थी। इसको अर्थ का पहला एक्सटिंक्शन माना गया है। और अब देखते हैं अब इस पर रिसर्च वैसे और चल रही है। और फिर हम जानते हैं डेवोनियन की बात कर लें, पेर्मियन की बात कर लें, फिर टेरिएसिक की बात कर लें जिसमें डायनासोर मारे गए थे। अर्थ पे कई बार एक्सटिंक्शन हो चुके हैं पहले भी, और होते चले आए हैं। डायनासोर तो दो बार डायनासोर का एक्सटिंक्शन हुआ था। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है बॉक्सिंग चैंपियनशिप को लेकर, कि बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो अभी बेलग्रेड में होने वाली है, तो वहाँ पे जो आर्मी के द्वारा एआई टूल्स बनाए जाते हैं, उनको यूज किया जाएगा एंटी चीटिंग उपकरणों के रूप में। होता क्या है ना, कई बार कि हम लोग ये देखते हैं कि एक बंदे ने दूसरे बंदे को बहुत मारा, और जब जजेस को सुनाने का समय आया फाइनल फैसला, तो जो बंदा पिट रहा था उसको जीता हुआ सुना देते हैं। उसके चलते अभी रियो ओलंपिक में भी बहुत सारी प्रॉब्लम चली थी, जब मैरी कॉम की जो दूसरी अपोनेंट थी उनको जीता बता दिया गया था। और ऐसी बहुत सारे केसेस निकल के आए हैं। तो हाल ही में बॉक्सिंग फेडरेशन ने ये फैसला लिया है कि वो जो मिलिट्री के द्वारा एआई टूल्स का यूज किया जाता है, कि इन सब चीज़ों में अपनी ट्रेनिंग में उन टूल्स का ही यूज किया जाएगा बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भी। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट एडिटोरियल आया है, जो आया है अभी एनएसए मीट को लेके। देखो अभी होने क्या वाला है, आज एनएसए मीट है दिल्ली में, और हम जानते हैं पाकिस्तान और चाइना दो ऐसे देश हैं जिन्होंने आने से मना कर दिया है। और वैसे तो 10 अलग अलग कंट्रीज़ के लोग आ रहे थे, मतलब 10 को हम लोगों ने इनवाइट किया था, 8 ही आ रहे हैं, 2 पाकिस्तान चाइना ने मना कर दिया। बेसिकली इस मीट का मोटो ही है कि अफगानिस्तान पे बात होनी है, कि जो इस्लामिक प्रोडिकल एलिमेंट्स हैं जो अलग अलग देशों में पनप सकते हैं अफगानिस्तान के आने के बाद, उनको कैसे दबा के रखना, और कैसे ऐसे असामाजिक तत्वों को ना उठने देना समाज में, इन सब चीज़ों पर बात होनी है। देखो भारत विश्वास करता है कि जब से अफगानिस्तान आया है, हर देश की रीजनल सिक्योरिटी पे खतरा बन गया है, साउथ ईस्ट एशिया में तो खास करके। तो यो और ग्लोबली भी बढ़ेगा, ऐसी बात नहीं कि केवल साउथ ईस्ट एशिया, उसका रेसिप्रोकेट एक तरीके से बोला जाए ना, कि असर हर जगह पड़ेगा। अब देखो पाकिस्तान को चलो समझ में आता है, पाकिस्तान के खुद की ही ऐसे प्रोपेगेंडास चलते रहते हैं, और पाकिस्तान अफगानिस्तान को बैक करता है, तो ठीक है वो नहीं आ रहा। लेकिन चाइना जो खुद को एक रिस्पॉन्सिबल पावर के रूप में इस्टेब्लिश करना चाहता है, जब वो ऐसी सिचुएशंस पे अफगानिस्तान मीट के लिए नहीं आता, तो ये सोचने वाली बात हो जाती है। क्योंकि अब वो भी हम जानते हैं कि चाइना और पाकिस्तान के अच्छे संबंध हैं आपस में, उस वजह से शायद ना आया हो। लेकिन जो भी हो, अगर तुम्हें अपने आप को एक सुपर पावर के रूप में इस्टेब्लिश करना है, जो चाइना कहता रहता है साउथ एशिया में, एशिया में, ग्लोबली, तो तुम्हें जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले मुद्दे हैं वहाँ पे चाइना को खड़े रहना जरूरी है। और ये भी है ना कि जितने जो भी देश आ रहे हैं, बेसिकली चाइना और पाकिस्तान दोनों का यही मानना है कि बेसिकली, और यहाँ पे एडिटोरियल में ऑथर का भी मानना है कि जितने भी जो देश आ रहे हैं वो इंडिया के बायलैटरल संबंध उन देशों से अच्छे हैं, इसलिए आ रहे हैं। क्योंकि इंडिया का अगर हस्तक्षेप कहा जाए ना चाइना में,
अफगानिस्तान में, सॉरी, इंडिया का अफगानिस्तान में हस्तक्षेप कहा जाए ना तो वो इस समय बहुत ज़्यादा रहा नहीं है। इंडिया कोई बहुत बड़े एक्टिव रोल में नहीं है इस समय अफगानिस्तान में। और अगर ये देश फिर भी अफगानिस्तान के ऊपर इंडिया के द्वारा बुलाई हुई मीट पे आ रहे हैं, अपने अपने एनालिसिस को भेज रहे हैं, तो ये इंडिया की बायलैटरल स्थितियाँ अच्छी हैं। वरना अगर देखा जाए तो ईरान और रशिया ने अभी अफगानिस्तान पे मीट बुलाई थी, उसमें तो इंडिया को अभी तक बुलाया ही नहीं है। और वही हम बात करते हैं ना कि क्योंकि देखो अफगानिस्तान में तालिबान आ गए, और तालिबान में हम लोग जानते हैं कि अफगानिस्तान में जो होम मिनिस्टर बने हुए हैं वो यूएन के द्वारा वर्ल्ड डेजिग्नेटेड टेररिस्ट के रूप में स्टेब्लिश है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो उसमें अफगानिस्तान की सरकार में जो यूएन के द्वारा वर्ल्ड डेजिग्नेटेड टेररिस्ट माने गए हैं। और वो लोग जब किसी देश पे राज कर रहे हैं तो और भी जो असामाजिक तत्व हैं, ऐसी ताकतें हैं, उनको और ज़्यादा बढ़ावा मिल सकता है। तो इन्हीं सब को लेके आज बात होनी है इस पे। अब इस पे क्या निकल के आता है ये तो हम कल करंट में डिस्कस करेंगे। और वहीं हम बात करना कि भारत का रोल अफगानिस्तान में अभी इतना बड़ा नहीं है, किसी समय पे था, बिल्कुल था, और पिछले साल भी था, लेकिन इस समय अफगानिस्तान में उतना बड़ा रोल नहीं है भारत का। लेकिन भारत कैसे एक एक्टिव रोल निभा सकता है ये देखने वाली बात होगी। तो दैट्स ऑल। अगर आज की बात करें 10 नवंबर की, तो यही करंट था जो हमारे एग्जाम के लिए जानना जरूरी था। दैट्स ऑल।